अस्सलाम वालेकुम। हम कल बात कर रहे थे कॉस्ट बिहेवियर्स के ऊपर और उसमें कल हमने क्लासिफिकेशन बाय नेचर और क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन बाय नेचर और क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, इस पे हमने बात की थी। तो जनाब कोई इशू कल के लेक्चर से? मेजर डिस्कशन हमारी रही थी जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वाज ऑन क्लासिफिकेशन बाय नेचर। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? कोई सवाल? डायरेक्ट कॉस्ट में मैंने आपकी जो तवज्जो दिलाई थी कि पहला पॉइंट डायरेक्ट कॉस्ट का क्राइटेरिया, इट हैज टू बी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर है तो फिर दूसरी बात देखी जाएगी कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिर देखा जाएगा क्या ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी हो सकती है प्रोडक्ट पे, एक यूनिट पे कितने रुपए लगे मेजर किया जा सकता है विद एक्यूरेसी। हमने इसमें यहाँ पे ये भी बात की थी कि डेप्रिसिएशन पर यूनिट हो जाए वो एक्यूरेट नहीं, वो एस्टिमेट है, ठीक है, दैट विल स्टिल बी इनडायरेक्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट होनी चाहिए और पर यूनिट विद एक्यूरेसी मेजर की जा सकती है तो फिर डायरेक्ट कॉस्ट है। एग्जांपल्स हमने देखी थी इसकी और हमने ये बात की थी कि कलेक्टिवली इनको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं और जो कॉस्ट डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है। इसको अलग से हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एनी कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्ट दैट विल बी इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्टिवली हम ओवरहेड्स कहते हैं और ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहा जाता है, प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एटसेट्रा। सो ओवरहेड्स को हम फर्दर बाय फंक्शन भी तकसीम कर सकते हैं, बाय फंक्शन ओवरहेड्स को हम नाम दे सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल कल के लेक्चर से? बाय बिहेवियर में हमने फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट की बात की थी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर, और फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसके बिहेवियर पे हमारी डिस्कशन हुई थी। यहाँ से किसी बच्चे के ذहन में कोई सवाल? बाय बिहेवियर में लास्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है, इट इज स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट हम कहते हैं कि इट इज अ कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी। फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन थी विच रिमेन्स फिक्स्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है विच रिमेन्स फिक्स्ड फॉर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट is a fixed cost. ऐसे depreciation of plant is a fixed cost, 20% per annum depreciation. लेकिन हम 1000 यूनिट बनाए, 10,000 बनाए, 1 लाख बनाए, क्या वही एक मशीन काफी होगी 1000 से लेके 1 लाख यूनिट तक? आंसर मे बी नो। नहीं भाई, हमारे पास जो मशीन है वो तो 20,000 यूनिट तक बनाती है। तो अगर तो हमने 20,000 यूनिट तक बनाने हैं तो एक मशीन काफ़ी है, लेकिन अगर उन्हें 20,000 से ज़्यादा यूनिट बनाने हैं एक और मशीन लेनी पड़ेगी। तो जब मशीनें 2 हो जाएंगी तो डेप्रिसिएशन भी 2 हो जाएंगी। तो दिस इज एन एग्जांपल स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट कि जब तो आपने 20,000 यूनिट्स तक बनाई प्रोडक्शन, एक मशीन थी, जैसी प्रोडक्शन 20,000 से ज़्यादा हुई आपको 2 मशीनों की जरूरत पड़ गई, डेप्रिसिएशन डबल होगी आपकी। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में हमने रेंट को भी फिक्स्ड कॉस्ट कहा है, तो यही बात रेंट पे भी तो चालू लागू हो सकती है ना कि भाई आपने डेस्क बनाते हो, महीने के 500 बनाते हो, आपका बिजनेस बढ़ा, महीने के 1000 बनने शुरू हो गए, और बढ़ा 2000, 4000, 5000, भाई क्या इसी हॉल में 10,000 भी बना लोगे? कैपेसिटी है ना भाई काम करने की, फैक्ट्री कम बढ़ जाएगी मैं। तो रेंट हमारा एक हद तक हमारा साथ देगा ना, फिक्स्ड रहेगा। एक हद से ज्यादा बढ़ाने चाहते हैं प्रोडक्शन तो हमें फिर साथ एक और फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी। रेंट एक
फैक्ट्री की बजाय 2 फैक्ट्री की बजाय जाएगा, बढ़ जाएगा। सो अगर इन रियलिटी बात करें ना, अगर रियल लाइफ में बात करें, हम कहते तो हैं कि फिक्स कॉस्ट रियल लाइफ में जी फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी, लेकिन रियल लाइफ में, रियल बिजनेसेस में हर फिक्स कॉस्ट इनफैक्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि कोई भी फिक्स कॉस्ट हमेशा हर एक्टिविटी लेवल पे फिक्स नहीं रह सकती। कोई भी फिक्स कॉस्ट सोचोगे वो एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रहेगी, उसके बाद उसमें स्टेप आ ही जाना है। जैसे मशीन है, एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रही, फिर स्टेप आ गया। जैसे रेंट है, एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रहेगा, फिर रेंट आ जाएगा। आपके सुपरवाइजर्स हैं फैक्ट्री के, उसकी भी लिमिट है ना भाई, एक फैक्ट्री है तो एक सुपरवाइजर है, 2 फैक्ट्री है तो 2 सुपरवाइजर हो जाएंगे। सो इन द लॉन्गर रन कोई भी कॉस्ट बिजनेस में फिक्स नहीं रहती। इन द लॉन्गर रन बिजनेस की तमाम फिक्स कॉस्ट इनफैक्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है? बाय डेफिनेशन इट इज द कॉस्ट व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी। जैसे हमने कहा, एक 0 से लेके 20,000 तक एक मशीन, 20,000 से 40,000 तक 2 मशीनें, 40 से 60 तक 3 मशीनें एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक मशीन रखी तो आप 20,000 तक यूनिट्स बना सकते हो, 2 मशीनें कर ली 40,000 तक यूनिट बना सकते हो। अगर 40,000 से ज़्यादा यूनिट बनाने हैं तो आपको तीसरी मशीन भी ऐड करनी पड़ेगी। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है? विच रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी। हमेशा फिक्स नहीं रहती, हर यूनिट के साथ नहीं बदलती, ये एक रेंज तक फिक्स रहती है, उसके बाद फिर स्टेप में बढ़ जाती है। एक स्टेप लेगी बढ़ जाएगी, फिर एक रेंज तक फिक्स रहेगी, फिर स्टेप लेके बढ़ जाएगी, फिर रेंज तक फिक्स रहेगी। स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। जी, एनी क्वेश्चन? ये यहाँ पे हम अगर यूनिट्स कह रहे हैं, ये यूनिट्स हैं, तो ये हमारी मशीन समझ लीजिए, और मशीन्स तो कॉस्ट नहीं होती, तो मशीन्स की डेप्रिसिएशन हम कह लेते हैं, वो कॉस्ट है। एक मशीन की डेप्रिसिएशन, 2 मशीन की डेप्रिसिएशन, 3 मशीन्स की डेप्रिसिएशन, ये कॉस्ट है हमारी। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने अब थोड़ी देर पहले डिस्कशन की थी कि हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जिनमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हैं। हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़े हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हमें फ्यूचर के बारे में कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, और उन डिसीजंस लेने के लिए हमें कॉस्ट के बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी होती है। वो अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने उस अंडरस्टैंडिंग की मदद से फ्यूचर के किसी पीरियड की कॉस्ट एस्टिमेट करनी होती है। क्यों? उस पर हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे कि किस किस टॉपिक में हमें फ्यूचर की कॉस्ट फोरकास्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूचर की कॉस्ट एस्टिमेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, फ्यूचर की कॉस्ट एस्टिमेट कैसे की जाती है? फॉर एग्जाम्पल, हम बैठे हुए थे सितंबर 2023 में, हमसे हमारा को बॉस कहे, यार अंदाज़ा लगाओ कि अगर मैं जुलाई 2024 में 5,000 यूनिट्स महीने में बनाऊंगा तो मेरा खर्चा क्या आएगा? सो उसके लिए मुझे अपनी कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जुलाई में मेरा खर्चा क्या आएगा 5,000 यूनिट्स के पे, उसके लिए मुझे 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरी फिक्स कॉस्ट क्या है आज, और जुलाई में क्या हो जाएगी वो। दूसरी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है आज, और जुलाई में क्या हो जाएगी वो, क्या बढ़ जाएगी या सेम रहेगी। मुझे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ही मैं फ्यूचर की फोरकास्ट कर सकता हूँ कॉस्ट को। अगर मुझे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग-अलग नहीं पता तो जुलाई में 5,000 यूनिट बनाने का खर्चा क्या होगा मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ने यूनिट्स के ऊंच नीच होने से बदलना नहीं है। फिक्स कॉस्ट पे असर क्या पड़ेगा? सिर्फ किराया है फॉर एग्जांपल, तो सालाना इजाफा आ गया किराए में, तो भाई 10% इजाफा आ गया, वो बदल जाएगा किराया। वेयरएज वेरिएबल कॉस्ट पे क्या चेंज आता है कि इन्फ्लेशन की वजह से मटेरियल की कीमत महंगी होगी, गवर्नमेंट का बजट आ गया, तनख्वाहें बढ़ानी पड़ गई हमें, ये सारी हमारी वेरिएबल कॉस्ट पे असर डालती हैं। तो
पॉइंट इज हमें फ्यूचर की कॉस्ट का अंदाजा लगाना पड़ सकता है अपने किसी भी कारोबारी फैसले के लिए, और हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो रोल ही है ना कि कारोबारी फैसले करने हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन अरेंज करना। तो कारोबारी फैसले करने हैं, हमें कॉस्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और कॉस्ट इंफॉर्मेशन में हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग पता होगा तो ही हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ एनी बिजनेस की बात करें तो हमारी टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। इटसेल्फ टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस का पूल बना दूं ना मैं, अगर मैं पूल बना दूं तो वो पूल को मैं पूछूं भाई इसकी नेचर क्या है, सेमी वेरिएबल, क्योंकि उस पूल में तो सारी कॉस्ट आ गई है ना, उसमें वेरिएबल भी है, उसमें फिक्स्ड भी है, उसमें सेमी वेरिएबल भी है। इंडिविजुअल कॉस्ट अलग-अलग पड़ी हुई है, हर एक की बात हो सकती है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, ये सेमी वेरिएबल है, उनको सबको इकट्ठा कर दें, एक डब्बे में बंद कर दें, सेमी वेरिएबल बन गया। तो हमें कॉस्ट वेरिएबल फिक्स्ड अलग-अलग भी मिलती हैं, हमें कॉस्ट सेमी वेरिएबल शेप में भी मिलती हैं। लेकिन हमने जब भी फ्यूचर के बारे में कॉस्ट इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है तो हमें वेरिएबल और फिक्स को अलग-अलग करना पड़ता है। अगर तो क्वेश्चन में वेरिएबल फिक्स अलग-अलग गिवन है, हमारी जिंदगी आसान है। लेकिन अगर हमें वेरिएबल फिक्स अलग-अलग गिवन नहीं है और हमसे कहा जा रहा है जून का खर्चा बताओ, जून 24 का, तो हमें पहले इन दोनों को अलग-अलग करना पड़ेगा, इन दोनों कॉस्ट को अलग-अलग करना पड़ेगा। और इनको अलग करने के लिए जो तरीका हम यूज करते हैं वो कहलाता है हाइलो मेथड। पढ़ा हुआ हाइलो मेथड? हाइलो मेथड सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल और फिक्स्ड कंपोनेंट्स को अलग-अलग करने का एक तरीका है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये हमें इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, हमें क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर की एक वर्किंग आ जाती है। हमें कहा जाता है फ्यूचर की कॉस्ट जून 2024 की कॉस्ट फोरकास्ट करो, लेकिन हमें जो डाटा दिया जाता है सितंबर का, उसमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट फिक्स करके दे दी जाती है। तो हमें पहले उनको अलग-अलग करना होता है, फिर जून 2024 का अंदाजा लगाना होता है। तो कॉस्ट को अलग-अलग करना स्टेप्स में आंसर तक पहुंचे के स्टेप में से एक स्टेप होता है, ठीक है, जिसके 2-3 नंबर होते हैं। तो हम ये 2-3 नंबर की वर्किंग है जो हमें डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन में आ सकती है, ये सीखते हैं। हाइलो मेथड मैं डेटा पहले आपके सामने ले आऊं, फिर मैं इस डेटा से इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। लेट्स अज्यूम ये आपको डाटा दिया गया है और इसे आप जिसमें आपको मंथ वाइज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की एक्टिविटी और उनकी कॉस्ट बताई गई है। और रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, अलग-अलग कर दो इसमें से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को। हाइलो मेथड कहता है स्टेप नंबर 1, आप एक्टिविटीज पे जाइए और जितने भी पीरियड्स का आपको डाटा दिया गया है पास्ट के, उनमें से हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर लो। हाईएस्ट प्रोडक्शन कितनी की आपने, लोएस्ट प्रोडक्शन कितनी हुई, 1600। हाईएस्ट सॉरी 15, हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रोडक्शन एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट, ये दोनों आइडेंटिफाई कर लो। आपने चीज नोट की, मैं हाईलाइट कर दूं, मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की हैं और उनसे एसोसिएटेड कॉस्ट पिक की हैं। यहाँ पे ये ख्याल कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट भी हाईएस्ट ही हो, जरूरी नहीं है कि लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट भी लोएस्ट हो। ये याद रखिएगा, हमने हाईएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट लोएस्ट कॉस्ट नहीं ली, हमने हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी ली है, फिर साथ इनके कॉस्ट जोड़ ली कि भाई इसकी कॉस्ट क्या, इसकी कॉस्ट क्या, ठीक है। हाईएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट। तो हमें क्वेश्चन में डाटा दिया जाता है, उसमें से हमने ये आइडेंटिफाई किया। स्टेप नंबर 1, हाईएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट, हमने आइडेंटिफाई किया। अब इसके बाद हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेनी है। वेरिएबल
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला कैलकुलेशन नहायत सिंपल है जी। ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड डिफरेंस इन यूनिट्स। डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड विद डिफरेंस इन यूनिट्स। हमने जो दो लेवल सेलेक्ट किए ना, इनको लेके जैसे यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डिफरेंस इन कॉस्ट 296,000 माइनस 280,000 डिवाइडेड विद डिफरेंस इन यूनिट्स 2300 माइनस 1500। तो डिफरेंस इन कॉस्ट कितना बना 16,000, डिफरेंस इन यूनिट्स कितना बना 800 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20। दिस फार्मूला हमें कोई याद नहीं रखना, ये बड़ा लॉजिकल सा फार्मूला है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि प्रोडक्शन 1500 से 2300 पे गई तो कॉस्ट 280 से 296 पे गई। और बाय डेफिनेशन वी नो प्रोडक्शन बदलने से जिस कॉस्ट में इजाफा आता है, प्रोडक्शन बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ती है वो कौन सी होती है वेरिएबल। ठीक है, प्रोडक्शन में इजाफे से जो कॉस्ट में इजाफा आया वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है। तो भाई पता क्या लग गया कि 800 यूनिट्स बनाने से 16,000 की वेरिएबल कॉस्ट लग गई। यही पता लगा कि 800 इजाफी यूनिट बनाने से 16,000 की वेरिएबल कॉस्ट लग गई। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20, क्योंकि हम ये पहले बात कर चुके हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसी असूल के तहत 16,000 का खर्चा 800 यूनिट पे लगा, हर यूनिट पे खर्चा बराबर है, तो पर यूनिट 20। तो जनाब हमारे स्टेप नंबर 2 में हमने वेरिएबल कॉस्ट तो डिटरमिन कर ली। वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई ₹20 पर यूनिट। ये हमारा पार्ट ए एड्रेस हो गया। अब हमें मंथली फिक्स कॉस्ट चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये चूंकि डाटा हमें मंथली गिवन है ना, तो इससे जो इसमें जो कॉस्ट शामिल है फिक्स वो मंथली है। ये 1 महीने की टोटल कॉस्ट है ना, तो इसमें 1 महीने की फिक्स कॉस्ट और 1 महीने की वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, मंथली फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका, आपने जो दो लेवल सेलेक्ट किए हैं कोई सा एक लेवल पकड़ लें, ये पकड़ लें या ये पकड़ लें, कोई सा एक लेवल पकड़ें, उसकी कॉस्ट उठाएं और उसमें से उसकी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें। जैसे मैं अगर ये उठाऊं, अगर मैं टोटल कॉस्ट एट 1500 यूनिट्स उठाऊं तो 2,80,000 है। इसमें से 1500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं, यही है ना, कितनी बनी 2,50,000। तो फिक्स कॉस्ट कितनी बची 2,50,000 इज फिक्स कॉस्ट, 2,50,000 इज फिक्स्ड कॉस्ट। बाय द वे यही कैलकुलेशन आप इस वैल्यू को लेके भी कर सकते हैं, 296,000 माइनस 2300 इंटू 20, ये भी 2,50,000 ही आती है। अच्छा, इन दो के अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं लेनी, ये ध्यान में रखिएगा। जिन दो वैल्यूज को लेके आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली होती है, उन्हीं में से कोई एक वैल्यू उठानी है, जो मर्जी उठा लो, उन्हीं में से कोई एक लेके आपने फिक्स कॉस्ट निकाल लेनी है। और फिक्स कॉस्ट लेने का तरीका क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल चुके हो, यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आ गई। तो जनाब हमने हाइलो मेथड की मदद से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को डिटरमिन कर लिया मंथली डाटा पे। अच्छा, सवाल ध्यान से पढ़ना होता है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे सवाल मंथली फिक्स कॉस्ट नहीं, वो क्या देता है एनुअल फिक्स कॉस्ट बताओ, तो क्या करते इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उससे क्या मांगा हमसे, हमने मंथली डाटा को इस्तेमाल करके जब फिक्स कॉस्ट निकाली तो मंथली फिक्स कॉस्ट है, तो मंथली फिक्स कॉस्ट निकाली, पूछी उसने तो ठीक है, लेकिन वो सालाना पूछ रहे हैं तो फिर 12 से मल्टीप्लाई करके जवाब देना है हमने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है आपने। सालाना डाटा होगा तो सालाना फिक्स कॉस्ट निकलेगी, मंथली डाटा होगा मंथली फिक्स कॉस्ट निकलेगी, क्वार्टरली डाटा होगा तो क्वार्टर की फिक्स कॉस्ट निकलेगी। 4 से तरफ देकर सालाना कॉस्ट बनेगी। जी, एनी क्वेश्चन?
एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए, इलस्ट्रेशन 2। कौन सा है जी? हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1,18,400 माइनस 1,12,000 तकसीम 4,600 माइनस 3,000 क्या ही जनाब? ₹4 पर यूनिट। इसके बाद फिक्स कॉस्ट चाहिए। क्या तरीका है फिक्स कॉस्ट का? इन्हीं दो में से कोई सी नहीं, इन्हीं दो में से। आप इनके अलावा कोई और पकड़ लेंगे गलत हो जाएगा, जवाब गलत आ जाएगा। ठीक है, हाइलो मेथड कहते हैं इन्हीं दो में से कोई सी उठाओ कॉस्ट। ठीक है, जो मर्जी उठाओ, इस पे हमारे पास आज़ादी है, लेकिन इन्हीं दो में से उठानी है। हमने 1,18,400 उठाई, इसमें से माइनस करेंगे 4,600 इंटू 4 को, तो फिक्स कॉस्ट आई 1,00,000। हमने हाइलो मेथड की मदद से पास्ट कॉस्ट डाटा और पास्ट प्रोडक्शन डाटा से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलहदा कर लिया। जब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए और जब आपके पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाए, तो आपने QM में सीखा हुआ है कि हम टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बना सकते हैं। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन की शेप जो आपने सीखी हुई है वो लगभग ऐसी है जैसे भी आपने पढ़ा y = mx + b पढ़ा हुआ है, या a + bx कह लो, एक ही बात है। ठीक है, बेसिकली x और उसका कोफिशिएंट और एक ये y इंटरसेप्ट, यही चीज़ है ना इसमें। x उसका कोफिशिएंट, y इंटरसेप्ट। अब इसमें इक्वेशन में y इज टोटल कॉस्ट, m इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x इज यूनिट्स एंड b इज फिक्स कॉस्ट। तो जनाब हम इंफॉर्मेशन को इसमें फीड करें। फॉर एग्जांपल ये मैंने जो आखिरी इलस्ट्रेशन की, मैं इसकी अगर इक्वेशन बनाऊं तो y = m 4x + 100,000, ये मेरी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है। मैं इसको ऐसे मेंशन करूं इस फॉर्मेट के मुताबिक, या इसको मैं ऐसे दे दूं 100,000 फिक्स कॉस्ट + 4x, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। आप ये फॉर्मेट प्रेजेंट करो, ये फॉर्मेट प्रेजेंट करो। जब वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट डाटा आ जाए तो इक्वेशन बनाई जा सकती है। अब इस इक्वेशन का फायदा क्या भाई? क्या फायदा इस इक्वेशन का? अब हम बात करेंगे, हाँ भाई कितने यूनिट बनाने हैं अगले महीने। जितने यूनिट बनाने हैं x में फीड कर दो,
अगले महीने की टोटल कॉस्ट का अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, जितने यूनिट बनाने हैं एक्स में फिट करेंगे, अगले महीने की टोटल कॉस्ट का अंदाजा हम लगा सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। मेथड की मदद से हम टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट लहदा कर पाते हैं। उस डेटा की मदद से हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो टोटल कॉस्ट इक्वेशन है वो बना लेते हैं, और ये इक्वेशन हमें फोरकास्ट एस्टीमेट करने में मदद करेगी। फ्यूचर के किसी भी महीने में अगर पता हो प्रोडक्शन का तो उसकी कॉस्ट का हम अंदाजा लगा सकते हैं। ख्याल रखिएगा, ये हमें अंदाजा लगाने का तरीका दे रही है। एग्जैक्ट तो जब वक्त आएगा, एक्चुअल कॉस्ट तो तभी पता लगेगी। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। जी एनी क्वेश्चन? ये ग्राफ इक्वेशन ये सारा आप QM में डिस्कस करके आए हुए हैं। ये जैसे यहाँ पे इसने एक स्ट्रेट लाइन हमें बताई भी है और इसकी ये इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट की। तो ग्राफ से अगर पढ़ना हो तो ये y इंटरसेप्ट जो आपका होता है, y इंटरसेप्ट ये आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, और स्लोप आपकी जो होती है ग्रेडियंट या स्लोप वो m वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है। QM में इस इक्वेशन की इस ग्राफ की इतनी रेलेवेंस हमारे नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको पुरानी जो कि आपकी स्टडीज आपने की हुई थी उससे रिलेट करने के लिए आपको एक ग्राफ आपके सामने लाया गया कि ये स्ट्रेट लाइन आपने QM में अपने स्टडीज में देखी होती है टोटल कॉस्ट के साथ। अच्छा, ये अभी छोटी सी एक्टिविटी है, ज़रा जो काम आपको दिए गए हैं ज़रा इनको हल कीजिए। अगर y इज इक्वल टू 8000 प्लस 40x तो a b c तीनों वैल्यूज निकालिए। जी, आपको एक टोटल कॉस्ट की इक्वेशन दी गई है और उस इक्वेशन में से फिर 3 रिक्वायरमेंट्स आपको वर्कआउट करने को कहा गया है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में फिक्स कॉस्ट क्या होती है? y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है। इन दिस केस इट इज 8000। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y इंटरसेप्ट आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। तो फिक्स कॉस्ट हमारी है इस इक्वेशन में 8000। वेरिएबल कॉस्ट x का कोफिशिएंट होता है 40, और अगर 200 यूनिट बनाने हैं तो टोटल कॉस्ट 200 यहाँ पे फीड कर दीजिए। कितना बना? 16,000। अनदर एक्टिविटी, अगर ये एक लीनियर फंक्शन है तो इन सवालों के जवाब दीजिए। द लाइन वुड क्रॉस y एक्सिस एट अ पॉइंट, मतलब y इंटरसेप्ट 1488, ग्रेडियंट मतलब स्लोप 20, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स वाई में से कौन सा इंडिपेंडेंट है? एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू आप फीड करें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मेजर की जा सकती है। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू फीड करेंगे तो y की वैल्यू निकलती है। y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। x कितने यूनिट्स बनाएं इस पे डिपेंडेंट है कॉस्ट कितनी आएगी। कितने यूनिट्स बनाएं इस पे डिपेंडेंट है कॉस्ट कितनी आएगी। कॉस्ट डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। जी, एनी क्वेश्चन? बेटा पेपर में इतना पोला नहीं है एग्जामिनर। शुरू में बता दिया था एग्जामिनर बड़ा शरारती हो गया। तो ये तो बेटा हम अभी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सफ़र शुरू कर रहे हैं, और ये सफ़र बड़ी दूर तक जाना है अभी। ठीक है, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पेपर में जो पूछेगा वो हम 5 पेपर क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ से आपको पता लगेगा पेपर में एग्जामिनर ने कैसे पूछना है, क्या पूछना है। ठीक है, अभी तो हम नॉलेज बेस बिल्ड कर रहे हैं, तो 5 पेपर क्वेश्चन जब आने शुरू होंगे सामने यू विल योरसेल्फ नो कि एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछना है। मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में तो वैसे ही कह दिया था कि इस चैप्टर में से कोई एग्जामिनेबल क्वेश्चन आना ही नहीं है। इसमें तो हम सीख ही रहे हैं टर्म्स, बेस
जिसको हमने अगले चैप्टर में अप्लाई करना है। और विद रेफरेंस टू हाइलो मेथड अभी हमने पढ़ा, उसके बारे में मैंने बता दिया भाई ये तो एक छोटी सी एक बड़े सवाल की हमारी 2 नंबर की वर्किंग होगी, ठीक है। तो इस पर सवाल नहीं आएगा, किसी बड़े सवाल में 1 या 2 नंबर की वर्किंग आएगी जिसमें हमें हाइलो मेथड की एप्लीकेशन या ऐसा कॉस्ट की इक्वेशन का इस्तेमाल थोड़ा सा होगा 1 या 2 नंबर का एक सवाल में। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, जब हाइलो मेथड में थोड़ी सी मजीद वेरिएशन लाते हैं, अभी तक हमने हाइलो मेथड को जरा आसान अल्फाज में पढ़ा था, अब हाइलो मेथड की थोड़ी सी हम गहराई में जाते हैं कि हाइलो मेथड की एप्लीकेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। हाइलो मेथड ऐसे ही नहीं हर जगह अप्लाई हो जाएगा, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो पहले हम ये सवाल पढ़ते हैं, फिर मैं कंडीशंस आपके सामने लेके आता हूँ। An organization has the following total cost at 3 activity levels. Activity levels 4000, 6000, 7500 और total cost 40, 600, 50,000, 54, 800. Variable cost per unit is constant within this activity range. यहाँ से लेकर यहाँ तक variable cost per unit constant है. And there is a step up of 10% in fixed cost when the activity level exceeds 5500. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, अब जरा हाइलो मेथड का जरा फार्मूला हम लेके आए और उसमें से हाइलो मेथड की कैलकुलेशन की लॉजिक्स को जरा मजीद समझें, जो कि हमने पहले नहीं आइडेंटिफाई की थी या पहली संदाज में रजिस्टर नहीं किया था। मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला है डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड विद डिफरेंस इन यूनिट्स। और इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपसे कहा था कि भाई प्रोडक्शन के बदलने से कॉस्ट में चेंज आ रहा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि प्रोडक्शन में बदलने से जो कॉस्ट बदलती है वो कौन सी है? वेरिएबल। पहला पॉइंट हमने जहाँ पे बात की थी, मैंने बोला था आपको कि भाई यहाँ पे इस फार्मूले की कैलकुलेशन में assumption है कि प्रोडक्शन से बदलने से जो कॉस्ट में चेंज है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का चेंज है। इस फार्मूले में यही था ना पीछे इसकी लॉजिक। और दूसरी इस फार्मूले के पीछे लॉजिक क्या थी? कॉस्ट में जो चेंज आया उसको यूनिट में चेंज से डिवाइड करो तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है। ठीक है, इस फार्मूले की 2 असम्पशन है। इस फार्मूले में जो 2 असम्पशंस हैं मैं वो राइट डाउन कर लूँ जरा। असम्पशंस इन हाइलो। नंबर 1, change in cost, only variable cost will change as a result of change in production. इस फार्मूले के पीछे एक ये assumption है, एक ये लॉजिक है, और दूसरी लॉजिक है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है। जब हम इस फार्मूले को हाइलो में अप्लाई कर रहे हैं तो हम इन 2 असम्पशन के तहत, इन 2 बातों के तहत ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा यहां पे आइए, क्या ये दोनों बातें इस सवाल में एग्जिस्ट करती हैं? यहां से यहां तक क्या कॉस्ट में चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है? यहां से यहां तक कॉस्ट में चेंज क्या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है? आंसर इज नो। कहता है कि जब प्रोडक्शन 5500 से बढ़ती है तो फिक्स कॉस्ट भी बदलती है। यहां से यहां तक जो कॉस्ट में चेंज है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से नहीं है। ठीक हो गया?
तो पहला वाला पॉइंट इस सवाल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट, क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है? तो आंसर इज यस, वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट विद इन दिस रेंज। दूसरा पॉइंट होल्ड करता है। लेकिन हाइलो मेथड को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि दोनों पॉइंट सच हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई दोनों पॉइंट तो सच नहीं है। तो जब भी हाइलो मेथड को हमने अप्लाई करना है, हमने उन दो पॉइंट्स की सच्चाई देखनी है। क्या वो दोनों पॉइंट्स इस सवाल में सच साबित हो रहे हैं? अगर तो हो रहे हैं तो आंखें बंद करके हाईएस्ट लोएस्ट करो, चल पड़ो। लेकिन अगर वो दो पॉइंट सच साबित नहीं हो रहे तो फिर हमने हाइलो मेथड को थोड़ा सा मरोड़ना है। फिर हमें हाइलो मेथड को थोड़ा सा मरोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दो पॉइंट्स अप्लाई हैं तो कर दो हाइलो, नहीं है तो करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि भाई अब हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं करने हैं। आपने इन अवेलेबल एक्टिविटी लेवल में से वो दो एक्टिविटी लेवल को पिक करना है जिनके दरमियान ये दोनों पॉइंट सच है। अब वो दो एक्टिविटी लेवल पिक करो जिनके दरमियान वो दोनों पॉइंट सच हो जाएं। जैसे मैंने ये कहा ना भाई, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, इनके दरमियान तो वो दोनों पॉइंट सच नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से नहीं है, फिक्स कॉस्ट भी बदल रही है। यहाँ से यहाँ तक जाते जाते इसमें फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट भी आ गया। तो इनके दरमियान तो भाई वो दोनों बातें सच नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं इन दोनों के दरमियान, क्या इन दोनों के दरमियान दोनों बातें सच हैं? नो, क्योंकि उसने कहा है 5500, इन दोनों के दरमियान 5500 आ रहा है ना। उसने कहा 5500 पे जाके फिक्स कॉस्ट बदलती है, मतलब यहां से यहां तक के सफर में फिक्स कॉस्ट बदल गई है, मतलब ये दोनों नहीं चल सकते। इधर उधर आ जाओ, क्या इन दोनों के दरमियान ये दोनों बातें सच हैं? यस, क्योंकि यहां से यहां तक फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है और यहां से यहां तक वेरिएबल कॉस्ट तो सारी कांस्टेंट थी। वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही कांस्टेंट थी, फिक्स कॉस्ट का रोला था ना, तो वो भी यहाँ पे बदल रहा था कहीं। हमने कहा जिसको बाहर कर दो। हमने फिर वो दो लेवल उठाने हैं जिनके दरमियान ये दोनों बातें सच होंगी। तो भाई अब हम हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं चलेंगे, अब हम हाई लो को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। हम ये उठाएंगे और ये उठाएंगे। अच्छा जी, फायदा भाई हमने सवाल तो पूरा पढ़ा नहीं, बातों में लगे, रिक्वायरमेंट तो देखी नहीं हमने। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 5000 यूनिट। 5000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताओ। तो भाई हमने कहा था जब टोटल कॉस्ट बनानी हो तो उसके लिए कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट लैदा करना पड़ेगा ना, फिर ही हम 5000 यूनिट की कॉस्ट निकाल सकेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को लैदा करने के लिए हाई लो लगाना है, तो वो हाई लो वाली डिस्कशन हमारी होगी अब तक। भाई 5000 यूनिट तक जाना है तो पहला स्टेप है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट लैदा करो। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट लैदा कर रहे हैं तो पहला हमें करना पड़ेगा हाई लो। हाई लो लगाना है तो दो बातें सच होंगी, जहां पे वहां पे हाई लो लगना है। तो हमने दोनों बातें सच यहाँ पे, अब यहाँ पे लगाओ हाई लो। हाई लो लगाओ और मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट की खबर दो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट की खबर दो। सॉरी 3.2 रुपीज पर यूनिट ये वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट 30,800 रुपीज। लीजिए जी, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आ गई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हमने हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं उठाया क्योंकि वेरिएशन आ रही थी। हमारी दोनों बातें हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान होल्ड नहीं कर रही थी, दोनों बातें सच नहीं थी हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान। तो हमने फिर हाईएस्ट और लोएस्ट की जांच छोड़ी। हमने उन दो एक्टिविटीज को पिक करना है जिनके दरमियान ये दोनों पॉइंट 1 और 2 सच साबित हो। वो सच होते हैं 6000 और 7500 के दरमियान। हमने इन दो पॉइंट्स को यूज करके हाई लो लगाना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अच्छा जी, अब जब ये इंफॉर्मेशन आ जाए, अब हम सवाल की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट।
इतनी जिंदगी आसान नहीं होती, थोड़ी थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हो रही है। इक्वेशन हम बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम इक्वेशन बनाए टेबल बनाए को फर्क पड़ता है। हमें तो टोटल कॉस्ट चाहिए ना। टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट प्लस। तो मैं कहता हूँ जनाब कॉस्ट एट 5000 यूनिट्स, इसमें मैं लाता हूँ पहले फिक्स कॉस्ट, फिर मैं लाता हूँ वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ से ले लेते हैं टोटल। ठीक है, ये होगी जी टोटल कॉस्ट। इक्वेशन में डालें ना डालें कोई फर्क ना पड़ता, यही भाई की बात है। तो जनाब वेरिएबल कॉस्ट को पहले सॉर्ट आउट कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट है ना थ्रू आउट। आप 4000 बनाओ, 6000 बनाओ, 7500 बनाओ, उसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं। तो 5000 बनाने पे भी सेम रहेगी। 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद 3.2 16,000। अच्छा, अब आ जाओ फिक्स कॉस्ट पे। क्या 5000 यूनिट बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट यही होने वाली है? ये फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट्स पे निकाली आपने? 6 या 7500, दोनों पे ये निकलनी थी। आपने ये दो लेवल सेलेक्ट किए हुए ना, आप इस पे निकालो, इस पे निकालो, दोनों पे सेम निकलनी है। यही बात हुई हमारी। तो 6000 पे भी यही है, 7500 भी यही है, बट हमें कॉस्ट कितनी निकालनी है? तो क्या 5500 पे भी यही है? लो, फिक्स कॉस्ट 5500 पे आके बढ़ जाती है। जब 5500 से प्रोडक्शन आगे जाती है, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। हमने तो 5500 से आगे के लेवल की फिक्स कॉस्ट निकाली है ना भाई, ये तो बड़ी भी फिक्स कॉस्ट है। हमें तो 5000 के लेवल की फिक्स कॉस्ट चाहिए, जो कि इस फिक्स कॉस्ट से कम है। अच्छा, अब यहाँ पे कम है, अब यहाँ से फिर मैथमेटिक्स की स्ट्रेंथ आपकी शो होती है कि भाई आपको मैथ कितना आता है। नहीं आता इसका मतलब है, नहीं आता इसका मतलब 2,500। चले अभी देख लेते हैं जी, शायद ठीक ही कह रहा हूँ, अभी मैं भी गलती कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं हमारी कॉस्ट असूल याद रखिए। वैसे तो मैथमेटिक्स को जिस तरह मर्जी कान इधर से पकड़ी उधर से पकड़ी, कई तरीके से इसको देखा जा सकता है, लेकिन जब भी परसेंटेजेस आपके पास आ जाएं तो परसेंटेजेस को समझने का एक आसान तरीका कि परसेंटेज जिस बेस वैल्यू पे अप्लाई होनी है उस बेस वैल्यू को 100 ले लो। जैसे यहाँ पे उसने कहा जब प्रोडक्शन 5500 से आगे जाएगी तो फिक्स कॉस्ट में 10% का इजाफा आ जाएगा। मतलब 5500 यूनिट्स बनाने से पहले जो फिक्स कॉस्ट थी उस फिक्स कॉस्ट में 10% इजाफा आ जाएगा। तो इसका मतलब 5500 से पहले की फिक्स कॉस्ट को आप 100 ले लो। एग्रीड? 5500 से पहले की फिक्स कॉस्ट 100 और 5500 के बाद की फिक्स कॉस्ट 110। ये 110 है। हमें जो फिक्स कॉस्ट चाहिए 100 चाहिए। उसका तरीका बड़ा आसान है। ये 30,800 जो है ये 110 है। 28,000 बिल्कुल ठीक है जी। 44,000। तो परसेंटेज इजाफा या कमी जिस वैल्यू में आनी है वो वैल्यू 100 है। ठीक है, परसेंटेज इजाफा या कमी जिस वैल्यू में आनी है, जिस वैल्यू में कमी या इजाफा आना है उसको 100 अज्यूम करो और उसके हिसाब से आप ये इक्वेशन आसानी से बना सकते हो। तो जैसे हमने कहा, हमें बताया गया है 5500 यूनिट से पहले कॉस्ट 100 थी, इसके बाद 110 10% इजाफा आ गया। इसके बाद 10% इजाफा आया, इसमें 10% इजाफा आना है तो जिसमें कमी होनी है उसको 100 लो। इजाफे के बाद या कमी के बाद जो वैल्यू बाद में आ गई और हमें ये वैल्यू गिवन है, हमने ये डिटरमिन करनी है। तो हमें पता है हमारी फिक्स कॉस्ट 110 के लेवल पे खड़ी हुई है, हमने इसको 100 पे लाना है। तो 110 से डिवाइड करो, 100 से ज़रब दो, 110 से डिवाइड करो, 100 से ज़रब दो, फिक्स कॉस्ट आ गई। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया जी। एनी क्वेश्चन? सो हाइलो मेथड में हमें इन दो पॉइंट्स को नज़र में रखना है।
इन दो पॉइंट्स की वजह से हमें हाइलो मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज की बजाय हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ सकता है। एक और एक्टिविटी कीजिए जी। Illustration 4. Cost incurred in 20x5 at various output levels. आपने 200, 300, 400 यूनिट बनाए, उनकी कॉस्ट 7,000, 8,000, 8,800 है। When the output is over 350 units, the variable cost per unit falls by 10% for all the units produced due to bulk discount offered by a supplier. जब प्रोडक्शन 350 से बढ़ती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट में 10% की कमी आ जाती है क्योंकि सप्लायर डिस्काउंट देता है। रिक्वायरमेंट क्या है? एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट MM in X6। तो हमें सर्टेन प्रोडक्शन लेवल की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है पास्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाटा से। तो क्या करेंगे? पहला काम है हाइलो की मदद से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग करना। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग करना। तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट अलग करने के लिए हाइलो लगाएंगे। हाइलो लगाने के लिए दो शराइत हैं। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आ रही है कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में चेंज का जिक्र है? पहली शर्त पूरी है, फिक्स कॉस्ट में चेंज का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी शर्त कि भाई इस पूरी रेंज में हाईएस्ट और लोएस्ट में वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है? उसने कहा जी 350 में, जो कि इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान में ही है, फिर वेरिएबल कॉस्ट बदल जाती है। इसका मतलब यहाँ पे भी हाईएस्ट लोएस्ट नहीं लग सकता क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान 350 आ रहा है और 350 पे वेरिएबल कॉस्ट बदल जाती है। 350 से पहले वेरिएबल कॉस्ट कुछ और है, 350 के बाद वेरिएबल कॉस्ट कुछ और है। तो भाई यहाँ पे भी वही मसला आ गया, दोनों शराइत पूरी नहीं हुई। शराइत पूरी करने के लिए भाई वो दो लेवल ढूंढो, हाईएस्ट लोएस्ट छोड़ दो, वो दो ढूंढो जहाँ पे शर्त पूरी होती है। यहाँ पे शर्त पूरी हो रही है। इन दोनों के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट सेम है। तो हमने अब हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं लेना, हमने 200 और 300 लेना है। 200 और 300 का लेवल लीजिए, इनको लेके आप वैल्यूज बताइए मुझे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10 और फिक्स कॉस्ट इज 5,000। लीजिए जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट आ गई हमने जो दो लेवल सेलेक्ट किए थे वहां से। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई डिसएग्रीमेंट यहाँ पे जी? अच्छा जी, अब हमें क्या मांगा गया उसने? 450 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताओ। हम इसी अंदाज में टोटल कॉस्ट एट 450 यूनिट्स लेने के लिए हम फिक्स कॉस्ट लेते हैं और हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो 5,000 ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट, क्या 450 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 10 ही रहेगी? हमने तो 200 और 300 के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट निकाली है ना। जब प्रोडक्शन 350 से ऊपर जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो 10 रुपए का 90% होगी। एम आई राइट? 90% होगी। तो 450 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 4,050 और ये बना 9050। हाइलो मेथड की बेसिक एप्लीकेशन फार्मूला की क्या है? हाइलो मेथड अप्लाई करने के लिए दो अजम्पशंस क्या हैं? वो दोनों कंडीशंस सच होंगी तो हाइलो इस्तेमाल होगा। जब हाईएस्ट लेवल लोएस्ट लेवल के दरमियान वो दोनों कंडीशन सच है तो हाइलो अप्लाई होगा।
सीधे तरीके से। अगर इन दोनों में से कोई एक भी शर्त सच नहीं है तो हाइलो मेथड को अप्लाई करने की बजाय हमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसकी बाजू थोड़ी सी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइलो तो कहता है हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी को लेके चलो, लेकिन इन दोनों में से कोई बात सच नहीं है तो फिर हाईएस्ट और लोएस्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम फिर ऐसे दो लेवल ढूंढेंगे जिनके दरमियान वो दोनों बातें सच ठहरे। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा हाथ रेस करके क्वेश्चन करेंगे तो आसानी होगी। जी बेटा सर ये हम लोगों ने जो सिंपल हाइड्रोमेट्रिक में देखा था लोवेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट स्केल है वो रिपीट भी तो हो सकती है, मतलब दो लोवेस्ट भी तो हो सकती है। जब होगी तो मुझसे पूछ लेना। नहीं होती है सर? बेटा जब होगी तो मुझसे पूछ लेना। एग्जामिनर आपको इतना तंग नहीं करेगा, करेगा तंग, बड़ा करेगा बट इतना तंग नहीं करेगा, ठीक है। आपको एक्टिविटीज़ लेवल रिपीट नहीं की जाएंगी, आपको अलग-अलग एक्टिविटीज़ बताई जाएंगी। आपको 200 200 200 400 400 400 500 700 800 ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको ऐसे ही दिया जाएगा जैसे आपके सामने लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा कुछ सवाल आ जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं जनरली इसका मैं नॉर्मली बता चुका होता हूँ कि अगर वाले सवाल नहीं करने, सवाल को मॉडिफाई नहीं करना। प्रिंटेड सवाल आपके सामने आए 500 1000 2000 सवाल की प्रैक्टिस करें, लेकिन जो सवाल सामने आए प्रिंटेड किसी किताब का उसको कीजिए। नेवर ट्राई टू मॉडिफाई अ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को मॉडिफाई करना एक एक्सपर्ट टीचर का, पेपर सेटर का काम है। हम लोग स्टूडेंट अक्सर ये हरकत करते हैं कि अच्छा भला टीचर मेहनत करके एक टॉपिक पढ़ाता है, 4 सवाल कराता है, आपको कॉन्सेप्ट की बेस बनाता है, आप घर जाते हो उन 4 सवालों की माँ बहने कर देते हो, इसको ऊपर ले जाओ, उसको नीचे कर दो, इसको कम कर दो, इसको ज़्यादा कर दो, अब करो। अब जब सवाल बनाया जाता है ना, तो सवाल बनाते हुए एग्जामिनर इस चीज़ का ख्याल रखता है कि बेसिक असूलों को अप्लाई करके सवाल हल हो सके, ठीक है। लेकिन आप जब ऊपर नीचे दाएं बाएं चीज़ें हिला देते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सवाल इम्पॉसिबल हो जाता है, वो सॉल्वेबल ही नहीं होता। आप सवाल को हिलाते हो, ऊपर नीचे करते हो, फिर करने की कोशिश करते हो और फिर आप कहते हो जी सर जी रह गए, फिर समझा नहीं सके, सानू सही तरह पढ़ाया नहीं है सर ने। आप ये चीज़ नहीं सोचते कि भाई मैंने सवालों में इतने पंगे ले लिए हैं कि सवाल अब डूएबल ही नहीं रहा। आप उल्टा डीमोटिवेट हो जाते हो कि हमें शायद सही पढ़ाया नहीं गया या शायद पढ़ाया सही है, मैं ही नहीं लायक हूँ, मुझे समझ नहीं आया। ऐसी कोई बात नहीं होती। तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, नेवर एवर चेंज एनी क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको स्लाइड्स पे किताब में दे दिया गया, उसको एब्जॉर्ब कर लो। जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो गए उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख लिया। उसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन करो, उन कॉन्सेप्ट को सवालों पे अप्लाई करके देखते जाओ। क्वेश्चन सामने आए उन पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। जितने मर्जी क्वेश्चन, जैसे मर्जी क्वेश्चन आए, इंशाअल्लाह हल होते जाएंगे उस कॉन्सेप्ट से। लेकिन नेवर ट्राई टू मॉडिफाई क्वेश्चन कि मैंने सवाल किए काम है तो खुद क्वेश्चन बनाने शुरू कर दें। हम खुद नहीं क्वेश्चन बनाने, क्योंकि क्वेश्चन बनाना या क्वेश्चन को मॉडिफाई करना एक एक्सपर्ट का काम है। मैं भी अक्सर ऐसा होता है, बात क्लास में सवाल कराते ना, एक सवाल कराया, मैं अच्छा तो सवाल को इसको ऐसे करके आप करके दिखाओ, तो अक्सर मुझसे सवाल क्लास में गलत हो जाता है कि मैं कर देता हूँ चेंज कि अब इस तरह करके दिखाओ, तो बच्चे करके दिखाता ये तो हो ही नहीं रहा। मैं करता हूँ आप पता लगा गड़बड़ होगी यार, ये तो मैंने जो चेंज की थी उसे सवाल इम्पॉसिबल हो गया, हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये मुझसे गलती हो जाती है, जो मैं बड़ा हिसाब किताब लगा के चेंज कर रहा होता हूँ। तो आप लोग तो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे होते, तो आपकी चेंज के चांसेस बहुत ज़्यादा है वो गलत हो जाए। या आप, इसलिए मैं जनरली कहता हूँ अगर से शुरू होने वाले सवाल क्लास में भी नहीं करने और घर पे भी नहीं करने कि अगर ये हो जाए, अगर ये ऊपर नहीं चली जाए, ये वैल्यू नीचे आ जाए, अगर ये दाएं हो जाए, अगर ये बाएं हो जाए, फिर सवाल कैसे होगा, फिर नहीं करने। जैसे आपके साथी ने कहा कि अगर ये सेम हो जाए, तो अगर वाली बातें छोड़ दें, जब होंगी ना तब देख लेंगे। और जब हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ आएगी, यकीन मानिए कोई परेशानी नहीं हमें होगी। लेकिन हम जब सोच रहे होंगे तो हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम सारे वेरिएबल्स को नहीं सोच रहे होते, ठीक है। जब हम एग्जामिनर हमारे सामने कोई सिचुएशन रखता है, उसने तमाम वेरिएबल का ख्याल रख के हमारे सामने चीज़ रखनी है, हम उसको समझ पाते हैं।
अच्छा जी, मैं तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ें, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि हमारी परसेंटेजेस वगैरह पे काफ़ी काम होना है, ये परसेंटेजेस थोड़ी सी हमने इस्तेमाल की, इस पर काफ़ी काम हमारा आगे चलना होता है, तो थोड़ा सा हम रीकैप जरा इसका भी ले लेते हैं कि परसेंटेज का नॉलेज आपने ये भी किया, हमें सीखा होता है, तो इसका भी थोड़ा सा हम रीकैप लेते हैं। आपने टर्म पढ़ी हुई है मार्जिन और मार्कअप की, पढ़ी हुई है दोनों टर्म, मार्जिन और मार्कअप। तो क्या फर्क है जिन दोनों में? ये पहली बात, मार्जिन मार्कअप किस चीज को मेजर कर रही हैं? प्रॉफिट को। मार्जिन भी प्रॉफिट का मेजर है, मार्कअप भी प्रॉफिट का मेजर है, दोनों परसेंटेज मेजर है। अब बताइए मार्जिन क्या है और मार्कअप क्या है? कॉस्ट का प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है। मार्जिन हमें बताता है प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ प्राइस और मार्कअप हमें बताता है प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपकी कॉस्ट 100 है, मार्कअप 20 है, तो प्राइस 120 होगी। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 20 है, अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा, इधर मार्कअप 20 था, मार्कअप किस बेस पे अप्लाई होता है? कॉस्ट को 100 लिया गया। मैथमेटिक्स परसेंटेज से डील करने का असूल है कि परसेंटेज जिस बेस पे अप्लाई होना है उस बेस को 100 लो। मार्कअप कॉस्ट पे अप्लाई होता है, कॉस्ट को 100 लो। तो अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, प्राइस 120, मार्जिन 20 है, मार्जिन किस बेस पे अप्लाई होता है? प्राइस पे। तो इसका मतलब प्राइस 100 है, कॉस्ट 80 है, ठीक है। सो 20% मार्जिन, 20% मार्कअप की कहानी आगे। अच्छा, अब एक ये है जी परसेंटेजेस, ये सारी परसेंटेजेस हैं, ये सारी परसेंटेजेस हैं। अब आपको डिफरेंट अंदाज में चीजें बताई जा सकती हैं। सबसे पहले जब भी आपको परसेंटेजेस से डील करने हैं, आपको ये ब्रेकअप, ये रिलेशनशिप परसेंटेज की टर्म में देखना होता है। अब हमें, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमें जब रिलेशनशिप हमने बना लिया तो उसके बाद हमारे लिए बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं छोटी छोटी सी अगर एक्टिविटी जनरेट करूं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया जाए कि आपने इस एक्टिविटी में चलना है और आपने डिटरमिन करनी है प्राइस, आपने प्राइस डिटरमिन करनी है, प्राइस क्या होगी, ठीक है। मैं एक तो यहाँ पे एक्टिविटी लिखता हूँ। एक्टिविटी नंबर 1, आपका प्रॉफिट 50 रुपये है। एक्टिविटी नंबर 2, आपकी कॉस्ट 250 रुपये है। इन दोनों केसेस में प्राइस बताया गया है। जी, प्रॉफिट 50 रुपये है तो प्राइस क्या आएगी? प्रॉफिट 50 रुपये है तो प्राइस 300। कैसे आई? 50 रुपये प्रॉफिट है, ये 20 पे खड़ा हुआ है, तो प्राइस 120 पे खड़ी हुई है, ऐसा ही आई है, 300 आ रही है। एग्रीड? हमसे कहा गया कॉस्ट 250 है, कॉस्ट 250 है, कॉस्ट कहाँ पे खड़ी हुई है? 100 पे। हमें प्राइस चाहिए, प्राइस कहाँ पे है? 120 पे। तो 250 तकसीम 100 इंटू 120, 300, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डील विद परसेंटेजेस। यही चीज थोड़ी सी एक्टिविटी इस यहाँ पे करते हैं, इनके लिए करते हैं। हमें अगेन डिटरमिन प्राइस ही करनी है, हमें प्राइस ही निकालनी है। यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट दिया गया है वही से 50, और यहाँ पे भी हमें कॉस्ट दी गई है से 250। तो इधर भी बनाइए ज़रा,
इधर क्या आती है प्राइस? कितनी है प्राइस? कैलकुलेट कर लेना फटाफट जरा। मैथमेटिक्स है, रजिस्टर खोलिए, पेन पकड़िए, पेपर पकड़िए, कैलकुलेटर खोलिए, सॉल्व कीजिए इसको। प्राइस चाहिए हमें 312.5। कैसे बनती है भाई 312.5? ये हमें 312 हमें प्रॉफिट दिया गया है और प्रॉफिट है 20 पे। हमें प्राइस निकालनी है, प्राइस है 100 पे, तो 50 डिवाइड विथ 20 इंटू 100 कितना जी? 312.5। 312 कहाँ बोल जा रहा है? पीछे वाले का 312 है, इसका 250 है। ओके, इसका 250 है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप कि कॉस्ट 80 पे खड़ी हुई है, 250 80 पे खड़ी हुई है, तो डिवाइड विद 80। हमें प्राइस चाहिए इंटू 100, 312.5। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? मार्कअप, मार्जिन, डीलिंग विद परसेंटेजेस। असूल परसेंटेज जिस बेस वैल्यू पे अप्लाई की जाए उस बेस को हमेशा 100 लीजिए। मार्जिन इज अ परसेंटेज, इट इज अप्लाइड ऑन द प्राइस। प्राइस इज 100, प्राइस 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट 80 होगी। मार्कअप इज अ परसेंटेज बट इट इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। सो मार्कअप 20 है तो कॉस्ट 100 होगी, प्राइस 120 होगी। ये रिलेशनशिप याद रखिएगा और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो मैंने मार्कअप मार्जिन के हिसाब से आपको बता दिया, बट अदरवाइज किसी भी, जैसे हमने यहाँ भी तो अप्लाई किया था ना, उसने कहा था जी कॉस्ट में 10% इजाफा हो जाएगा, तो मतलब पहले जो भी कॉस्ट थी उसमें 10% इजाफा होगा। पहले कॉस्ट 100 थी तो बाद में 110 हो गई। ठीक है, हम इसको इसी तरह लेके चलते हैं। परसेंटेज से डील करने का तरीका है कि जो जिस बेस पे परसेंटेज ने अप्लाई होना है उसको 100 रखिए और उसके हिसाब से प्लस माइनस एडजस्ट कीजिए। जिस बेस पे, जिस वैल्यू पे परसेंटेज ने अप्लाई होना है उसको 100 रखिए और उस हिसाब से बाकी रिलेशनशिप बना लीजिए। ये रिलेशनशिप आपके पास आ जाए तो आप कोई भी मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपकी इन वैल्यूज पे ग्रिप है, इन रेशियोज पे, इन परसेंटेजेस पे डील करने पे ग्रिप है, तो शायद आपके लिए कॉस्ट का पेपर आधे से ज़्यादा आसान हो जाता है। इन पे अगर आप कमज़ोर हैं तो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल आपको बहुत ज़्यादा लगती है। इन पे आसानी है तो आप बड़ी जल्दी से कॉस्ट के कैलकुलेशन को, जो ट्रिकी कैलकुलेशन को पिक कर जाएंगे। हमारी जो मुश्किल कैलकुलेशन आती हैं उन प्रपोर्शंस, इसको ऐसे कर दो, उसमें लॉजिकल मैथ है सारा, तो उस लॉजिकल मैथ को अगर बेसिक से आप पकड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आगे आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। जी, एनी क्वेश्चन? प्रॉफिट से सॉल्व करेंगे और कॉस्ट से, आंसर तो सेम आना चाहिए। बेटा ज़रूरी तो नहीं ये प्रोडक्ट, ये एक ही डाटा सेम हो। ये डाटा मैंने कोई रिलेट करके थोड़ी बनाया हुआ है। एक ही प्रोडक्ट का डाटा ज़रूरी नहीं है ये हो, ये प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी है। यहाँ पे शायद कॉन्सिडेंटली सेम हो गया, मे बी यहाँ पे आपने सेम निकाल दिया मुझे, ये यहाँ से ठीक है ना कैलकुलेशन, वो कॉन्सिडेंस हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट है, ये प्रोडक्ट बी की कॉस्ट है। लकीली इन दोनों की प्राइसेस सेम थी। ये प्रोडक्ट ए है या प्रोडक्ट बी है, लेकिन इनकी प्राइसेस सेम नहीं है। ठीक है, बट हमें ये असूल याद रखना है। आना क्या चाहिए उस पर नहीं जाएंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमने मैथमेटिकली ठीक किया है। प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉफिट 20 है, हमें प्राइस निकालनी है, प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट 20 है, प्राइस 100 है। हमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट 80 है, प्राइस निकालनी है, कॉस्ट 80 है, प्राइस 100 है। कैलकुलेशन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमने क्या किया है, वैल्यूज क्या आ रही हैं उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। कल हमारी छुट्टी है, ठीक है, ये 12 रबीउल अव्वल की वजह से कल हमारी क्लास नहीं होगी। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। और अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, हम उसकी तरफ जाएंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, जो पहला एग्जामिनेबल चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आज से साल पहले बहुत ही गैर अहम चैप्टर था, लेकिन अब रिसेंटली पिछली 2 टर्म में उसकी अहमियत बढ़ गई है। उसकी अहमियत क्यों बढ़ गई है उस पर मैं बात आपसे करूंगा, लेकिन पिछली 2 टर्म से मुसलसल उसमें से क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे शुरू होगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।
नो